द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम गूगल की थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप यानी GTIG की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट एक्टर्स के साइबर हमले कितने बढ़ गए हैं। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट चीन, ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से आने वाले हमलों के तरीकों की एक सच कहूं तो डरावनी तस्वीर पेश करती है। लेकिन आज हमारी चर्चा का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमले हो रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि इन हमलों में सबसे बड़ा खतरा असल में है क्या? क्या ये हमलावरों की एडवांस होती टेक्नोलॉजी है जिसमें वो AI और सप्लाई चेन जैसी जटिल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आज भी सबसे बड़ा खतरा वही पुरानी इंसानी कमजोरी है, यानी हमारे भरोसे का फ़ायदा उठाना? मैं ये पक्ष रखूंगा कि असली खतरा अब इन ग्रुप्स की तेजी से बढ़ती हुई तकनीकी ताकत में है। अब बात सिर्फ एक इंसान को धोखा देने की नहीं रही, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम और सप्लाई चेन को भेदने की हो गई है। ये एक नया दौर है। और मैं ये कहूंगी कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, रिपोर्ट बार बार यही दिखाती है कि इन सभी हमलों का दरवाज़ा एक इंसान ही खोलता है। इसलिए असल खतरा टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का शोषण है, जो हमेशा से था और आज भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। मुझे लगता है कि हम साइबर वॉरफेयर के एक नए फेज में हैं। खतरा अब सिर्फ एक कर्मचारी को भेजे गए फिशिंग ईमेल तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में चीन से जुड़ी ग्रुप्स का जिक्र है, जैसे APT5। ये वो ग्रुप्स हैं जो लंबे समय तक नेटवर्क में छुपे रहते हैं। और UNC3236, जिसे हम वोल्ट टाइफून के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रुप्स अब एज डिवाइसेस, मतलब आपके ऑफिस नेटवर्क के राउटर और फायरवॉल जैसी जगहों पर छुप रहे हैं, और वो ORB नेटवर्क जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अनिवार्य रूप से उनके ट्रैफिक को दुनिया भर के कई कंप्यूटरों से घुमाकर भेजता है, जिससे ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि हमला आ कहां से रहा है। ये उनकी पहचान छिपाने की ज़बरदस्त क्षमता दिखाता है और एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स यानी EDR जैसे मॉडर्न सिक्योरिटी टूल्स को भी चकमा दे रहा है। एक मिनट, लेकिन ये EDR तक पहुंचने से पहले नेटवर्क में घुसते कैसे हैं? यही तो मेरा पॉइंट है। वे हमेशा मेन गेट से नहीं आते। एक और उदाहरण लीजिए। UNC62508 ग्रुप ने एक अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड प्रोसेस को ही हाईजैक कर लिया और उसके जरिए इन्फिनिटेड नाम का मैलवेयर डाल दिया। उन्होंने किसी इंसान को टारगेट नहीं किया, उन्होंने एक भरोसेमंद तकनीकी प्रक्रिया को निशाना बनाया। यह सप्लाई चेन के खतरे का एक सटीक उदाहरण है। और सबसे चिंताजनक बात, नॉर्थ कोरिया का UNC2970, जिसे हम लैज़रस ग्रुप के नाम से जानते हैं, अब अपने टारगेट्स की जासूसी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल कर रहा है। ये साफ संकेत है कि हमले अब ऑटोमेटेड और कहीं ज्यादा असरदार होते जा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, पर मैं इसे एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। ये सारे तकनीकी हमले बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन रिपोर्ट बार बार यही दिखाती है कि इन सब का एंट्री पॉइंट अक्सर एक इंसान ही होता है। आपने लाजरस ग्रुप का जिक्र किया, तो उन्हीं के ऑपरेशन ड्रीम जॉब कैंपेन को देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों के ग्रुप से चला रहे हैं। इसमें वो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लोगों को लिंक्डइन या दूसरी जगहों पर नौकरी के झूठे ऑफर भेजते हैं। वो इतनी अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं कि ऑफर बिल्कुल असली लगता है, और फिर एक मैलवेयर वाली फाइल भेज देते हैं या उनसे उनकी लॉगिन डिटेल्स ले लेते हैं। इसी तरह ईरान का एक और ग्रुप UNC4466 अमेरिका और मिडल ईस्ट में डिफेंस सेक्टर के लोगों को टारगेट करने के लिए रेज्यूमे बनाने वाले और पर्सनालिटी टेस्ट वाले ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा था। लोग भरोसा करके इस्तेमाल करते हैं और हैक हो जाते हैं। और रूस की बात करें तो UNC5792 और UNC4221 जैसे ग्रुप्स यूक्रेनी मिलिट्री के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिग्नल जैसे सिक्योर मैसेजिंग ऐप्स को निशाना बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, वे ऐप को हैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिवाइस लिंकिंग फीचर का इस्तेमाल करके यूजर्स को धोखा दे रहे हैं ताकि उनका अकाउंट अपने डिवाइस पर भी खोल सकें। तो टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, हमलावर हमेशा सबसे कमजोर कड़ी यानी इंसान को ही टारगेट कर रहे हैं। आपकी बात में दम है, लेकिन लाजरस ग्रुप का AI इस्तेमाल करना कोई मामूली बात नहीं है।
ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये खेल बदल रहा है। ये हमलावरों की प्लानिंग करने, सोशल इंजीनियरिंग के लिए बहुत विश्वसनीय कंटेंट बनाने और यहां तक कि अपने कोड को डीबग करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, एक इंसान द्वारा लिखी गई फिशिंग ईमेल में अक्सर कोई ना कोई गलती मिल जाती है, लेकिन एआई एक परफेक्ट, टारगेटेड और बिना किसी गलती के ईमेल तैयार कर सकता है। यह हमारी ह्यूमन सेंट्रिक सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एआई की मदद से होने वाले हमले ज्यादा तेजी से, बड़े पैमाने पर और ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है, पर मैं इसे उस तरह से नहीं देखती। रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई का इस्तेमाल जासूसी यानी रिकॉनेसेंस के लिए किया गया था। ठीक है, एआई बेहतर ईमेल लिख सकता है, पर क्या कोई सबूत है कि एआई से लिखे गए फिशिंग ईमेल की सफलता दर ज्यादा है, या ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है? एआई प्रोसेस को और कुशल बना सकता है, लेकिन हमले का मूल तंत्र तो वही है। अंत में उस लिंक पर क्लिक करने का फैसला तो एक इंसान ही लेता है। एआई खतरे की प्रकृति को नहीं बदल रहा, बस उसके पैमाने और रफ्तार को बढ़ा रहा है। खतरा अभी भी मानवीय फैसले पर ही टिका है। लेकिन ये सिर्फ ईमेल लिखने के बारे में नहीं है। एआई का इस्तेमाल टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने और ये समझने के लिए कि किस तरह का संदेश उन पर सबसे ज्यादा असर डालेगा, ये भरोसे को ऑटोमेट करने जैसा है। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि ये हमलावर अब सिर्फ हमारे सिस्टम को नहीं, बल्कि हमारे भरोसे को ऑटोमेट कर रहे हैं। जब कोई हमला इतना ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो, तो इंसान के लिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि एआई सोशल इंजीनियरिंग को और खतरनाक बना रहा है, पर फिर हम सप्लाई चेन वाले हमलों के बारे में क्या कहेंगे? वहां भी तो आपका तर्क यही है कि सिस्टम को टारगेट किया जा रहा है, इंसान को नहीं। लेकिन रिपोर्ट में ड्रोन ऑपरेटर्स मतलब टेम्प वर्मिन, यूएनसी 5125 और मिलिट्री के लोगों पर बहुत ज्यादा फोकस है। हमलावर गूगल फॉर्म पर सर्वे और नकली वेबसाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे यूक्रेनियन बैटलफील्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डेल्टा की नकल करने वाले स्टैल कुकी जैसे मैलवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी सीधे तौर पर व्यक्तियों को टारगेट करने की है, क्योंकि वही सप्लाई चेन के सबसे आसान एंट्री पॉइंट है। वे जानते हैं कि एक पूरे सिस्टम को भेदने से कहीं ज्यादा आसान एक इंसान को धोखा देना है। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये प्रणालीगत जोखिम को नजरअंदाज करता है। एक व्यक्ति को निशाना बनाना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। जब APT45 साउथ कोरिया की डिफेंस या सेमीकंडक्टर कंपनियों के कर्मचारियों को निशाना बनाता है, तो उसका असली मकसद उस एक व्यक्ति का डेटा नहीं होता, बल्कि पूरी सप्लाई चेन तक पहुंच बनाना होता है। वो व्यक्ति सिर्फ एक जरिया है, एक चाबी। रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेंधमारी को एक बड़े खतरे के तौर पर बताया गया है, जो इसी बड़े नजरिए को सही साबित करता है। UNC 6508 का रेड कैप एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर अपग्रेड को इंटरसेप्ट करना इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद प्रक्रिया को निशाना बनाया, जिससे उन्हें पूरे संस्थान तक पहुंच मिल गई। उस प्रोसेस पर भरोसा करना एक तकनीकी प्रोटोकॉल था, किसी एक इंसान का फैसला नहीं। कि सबसे कमजोर कड़ी क्या है? हमेशा एक इंसान। उस सॉफ्टवेयर अपग्रेड को किसी ने तो मंजूरी दी होगी, किसी ने तो उस पैच को बिना ठीक से वेरीफाई किए इंस्टॉल किया होगा। अक्सर ये हमले इसलिए सफल होते हैं क्योंकि कोई इंसान अपनी सामान्य प्रक्रिया से भटक जाता है या किसी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। सप्लाई चेन भी लोगों से ही बनती है, तो आप सिस्टम पर हमला करें या व्यक्ति पर, अंत में आप किसी इंसान की गलती या भरोसे का ही फायदा उठा रहे हैं। ये एक दिलचस्प बात है, हालांकि मैं इसे अलग ढंग से कहूंगा। आप जिसे इंसानी गलती कह रही हैं, मैं उसे एक तकनीकी शस्त्रागार का हिस्सा मानता हूं, जो लगातार विकसित हो रहा है ताकि इंसानी जांच से बच सके। रिपोर्ट में पहचान से बचने यानी इवेजन की प्रवृत्ति का जिक्र है। इसमें EDR टूल से बचना, मिनी बाइक और डीप रूट जैसे जटिल मैलवेयर का इस्तेमाल करना और अपनी पहचान छिपाने के लिए चीन से जुड़े ग्रुप्स का ORB नेटवर्क का इस्तेमाल करना शामिल है। ये साफ तौर पर एक तकनीकी हथियारों की दौड़ है, मनोवैज्ञानिक नहीं। वे अब सिर्फ फिशिंग पर निर्भर नहीं हैं, वे नेटवर्क के किनारों पर लगे उपकरणों जैसे राउटर और फायरवॉल का फायदा उठा रहे हैं, जहां सुरक्षा अक्सर कमजोर होती है और जिन्हें इंसान सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं।
आप पूछ रहे हैं कि वे पकड़े जाने से कैसे बचते हैं, लेकिन ये सवाल भी उतना ही जरूरी है कि वे शुरू में नेटवर्क में घुसते कैसे हैं। UNC 5792 सिग्नल अकाउंट हाईजैक करता है। UNC 5976 एक मैलवेयर वाली RDP कनेक्शन फाइल का इस्तेमाल करता है। UN6096 व्हाट्सएप के जरिए मैलवेयर फैलाता है। ये सब तकनीकी कार्रवाइयां हैं, लेकिन वे उन प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठा रहे हैं जिन पर यूजर्स भरोसा करते हैं। वे मेन गेट को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कर्मचारी से साइड का दरवाजा खुलवा रहे हैं। पकड़े जाने से बचने की प्रक्रिया सामाजिक हेरफेर से शुरू होती है। जब कोई यूजर एक भरोसेमंद सोर्स से आई फाइल को खोलता है तो EDR को उसे संदिग्ध मानने का कोई कारण नहीं मिलता। इसलिए तकनीकी चोरी से पहले मनोवैज्ञानिक विश्वासघात होता है। वोल्ट टाइफून जैसे ग्रुप हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ करते हैं और सालों तक बिना किसी को पता चले चुपचाप बैठे रहते हैं, तो ये मानवीय धोखे से कहीं ज्यादा है। ये एक लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक घुसपैठ है जो हमारी तकनीकी सुरक्षा की सीमाओं को उजागर करती है। वे हमारी डिजिटल दुनिया की नींव में ही छिप रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे सिर्फ कर्मचारी ट्रेनिंग से हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें बेहतर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी चाहिए जो इस तरह के लिविंग ऑफ द लैंड हमलों को पकड़ सके, जहां हमलावर सिस्टम के अपने ही टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये लॉन्ग टर्म घुसपैठ भी अक्सर एक शुरुआती मानवीय गलती से ही मुमकिन होती है। एक चुराया हुआ पासवर्ड, एक फिशिंग लिंक पर क्लिक या एक असुरक्षित पर्सनल डिवाइस का इस्तेमाल। वॉल्ट टाइफून को भी नेटवर्क में अपना पहला कदम रखने के लिए किसी न किसी तरह की पहुंच की जरूरत होती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि APT5 एरोस्पेस कॉन्ट्रैक्टर्स के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को टारगेटेड फिशिंग ईमेल भेजता है। टेक्नोलॉजी उन्हें छिपे रहने में मदद करती है, लेकिन दरवाज़ा तो इंसान ही खोलता है। अगर वो पहला दरवाज़ा ही ना खुले तो वे सालों तक छिपने के लिए अंदर कैसे आएंगे? संक्षेप में मेरा मानना है कि मानवीय चूक हमेशा एक फैक्टर रहेगी, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन गूगल की ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती की ओर इशारा कर रही है। राष्ट्र राज्य के हमलावर AI, सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर और सप्लाई चेन जैसी प्रणालीगत कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। ये एक ऐसा विकास है जिसका मुकाबला करने के लिए हमारा ध्यान ज़्यादा मजबूत, ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट तकनीकी सुरक्षा बनाने पर होना चाहिए, जो मानवीय हस्तक्षेप या गलती पर कम से कम निर्भर हो। और मेरा नज़रिया ये है कि टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक माध्यम है, असली कमजोरी आज भी इंसान ही है। नौकरी के झूठे प्रस्तावों से लेकर हेरफेर किए गए मैसेजिंग ऐप्स तक, ये सारे एडवांस्ड कैंपेन्स लगातार मानवीय विश्वास, जिज्ञासा और व्यवहार का फ़ायदा उठाने पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए किसी भी तकनीकी समाधान से ज़्यादा ज़रूरी हमारे ह्यूमन फायरवॉल को मजबूत करना है, यानी बेहतर जागरूकता, ट्रेनिंग और एक स्वस्थ संदेह की संस्कृति को बढ़ावा देना। इस पर हम सहमत हो सकते हैं कि GTG की रिपोर्ट ये साफ करती है कि डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक लगातार और बहुआयामी घेराबंदी की स्थिति में है, लेकिन शायद असली खतरा इन दोनों में से कोई एक नहीं है। असल खतरा यह है कि AI अब मानवीय भरोसे को हैक करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। बिल्कुल सही। ये तकनीक और मनोविज्ञान का एक ऐसा खतरनाक मिश्रण है जिसका सामना हमने पहले कभी नहीं किया। हमलावरों के तकनीकी उपकरण और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मानवीय कमजोरियां, इन दोनों को एक साथ समझना ही एक मजबूत और प्रभावी रक्षा रणनीति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस विषय पर स्रोत सामग्री में सोचने और समझने के लिए और भी बहुत कुछ है।